हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस के यूट्यूब क्लासेस में एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंदर हम 8th क्लास शुरू कर चुके हैं। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम बात करेंगे 4th चैप्टर की, जिसका टाइटल है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, हमने सिंथेटिक फाइबर को पढ़ा और हमने देखा कि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनमें अलग अलग सब्सटेंसेस को या हम कहें केमिकल्स को मिला करके उनके पॉलीमराइजेशन से हमने फाइबर को सिंथेसाइज किया, बनाया। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, मतलब जब 2 केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, तो केमिकल चेंज होता है। ये हम बार बार पढ़ते आए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर ये जो केमिकल चेंज है वो नहीं होता। केमिकल चेंज या हम कहें नए सब्सटेंसेस हैं वो नहीं होते। मतलब जो भी सब्सटेंस है वो ना तो सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, ना ही हीटिंग के थ्रू, ना चाहे हम हीट करें, चाहे हम कूलिंग करें उसकी, या कोई भी रिएक्शन करवाएं, या हम इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक के थ्रू जब हम उसका विघटन कर देते हैं, तो इन सब किसी भी प्रोसेस से जब वो सब्सटेंस अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसका मतलब वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया है। और उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जिसको हम और ज्यादा टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते, उसी को हमने क्या कह दिया? एलिमेंट। दैट मीन्स element is a substance that cannot be broken down into 2 or more different substances। यानी कि इस एलिमेंट को हम और छोटी फॉर्म में और सिंपलर फॉर्म में हम नहीं तोड़ सकते। जैसे आयरन की हम बात करें, आयरन को क्या हम और इससे छोटी फॉर्म में तोड़ सकते हैं? नहीं। गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड है, कार्बन है, लेड है, तो क्या ये सभी एलिमेंट नहीं है? क्या हम कार्बन, जिसे हम सी कहते हैं, और कोई सिंपलर फॉर्म, क्या हाफ सी पढ़ा है कभी आपने, या कोई और फॉर्म पढ़ी है आपने? नहीं, है ना। तो ये जो है हमारे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट हम कहते हैं। तो हमारे आसपास हम देखते हैं, डेली रूटीन में हम देखें या इंडस्ट्रियल यूज में हम देखें, तो जितना भी हमारी डेली लाइफ है वहाँ पर मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हम ये कहें, मेटल तो हमारा आगे का डिस्कशन पॉइंट रहेगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? लगभग हम देखें तो 115 एलिमेंट जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं, और इन एलिमेंट्स में लगभग 92 जो है ये नेचुरली अकर है। ठीक है, नेचुरली, यानी कि नेचर में हमें अपने आप से मिलते हैं, और इन्हीं में से अगर हम देखें तो 23 जो है वो आर्टिफिशियल हम कह दें, या मैनमेड हम कह लें, या सिंथेसाइज हम कह लें। ठीक है, ये है। अब ये जितने भी मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम अलग अलग क्लासेस में, मेनली हम कहें तो 3 ब्रॉड क्लासेस में हम इनको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, कौन कौन सी होगी? 3 ग्रुप हमारे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लगभग 18 जो है ये नॉन मेटल्स हमें बताए गए हैं। ठीक है, और जो हमारे मेटलॉइड्स हैं लगभग 7, मेटलॉइड्स हमें लगभग 7 बताए गए हैं, और सबसे ज्यादा जो है हमारे पास मेटल्स हैं, जो कितने हैं? 90। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? मेटल्स, ये हमारे क्या हो गए? नॉन मेटल्स, और ये क्या हो गए? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। तो अब अगर हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो सबसे पहले हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं इनको? हमने कैसे कहा कि ये मेटल्स हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने इनको डिवाइड किया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो बाहर से देखने पर, छूने पर, मतलब हमें उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन को हमें स्टडी नहीं करना है, सिर्फ बाहर से देखने पर, छूने पर हमें वो कैसा लगता है, वो क्या कहलाते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें कहलाती हैं। ठीक है,
तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो क्या है, हार्डनेस। जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली हार्ड होते हैं, हार्ड टू टच, बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब हम कहें ये पाए जाते हैं इनकी इजीली हम इनको कट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको एक नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर। तो अगला जो है हमारा लश्चरस। लश्चरस क्या होता है, चमक, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस में शाइन होती है। कट सरफेस ऑफ मेटल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग। अब देखिए जैसे हम अपने पूजा घरों में हम तांबे के बर्तन यूज करते हैं, वो धीरे धीरे ग्रीन हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे स्क्रब करते हैं, रब करते हैं, तो उसकी शाइन जो है वो वापस आ जाती है। इसका मतलब मेटल क्या होते हैं, लश्चरस होते हैं। मैलिएबल। मैलिएबल मतलब जिसमें हम मेटल को पतली पतली शीट्स में, चादरों के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स की खासियत होती है कि वो मैलिएबल होते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी संदूकें बनवाते हैं, अलमीराज हम बनवाते हैं, टीन के शेड हम बनवाते हैं, तो वो उसमें क्या यूज किया जाता है, मेटल को शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब ये प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है। डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जब हम मेटल्स को पतली पतली वायर्स के अंदर, तारों के अंदर जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, डक्टिलिटी। क्लियर। मतलब पतली पतली तारों के अंदर जब हम उसको बदल पाए तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाई, डक्टाइल। जैसे हम तांबे की तार आपने देखी है, लोहे की तारें आपने देखी हैं, सोने की, चांदी की तारें होती हैं, मतलब हम उनको पतली तारों के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी जो है मेटल्स की खास बात है। सोनरस यानी कि हार्ड सरफेस होती है, तो जब भी किसी दूसरी सरफेस को ये टच करते हैं, हार्ड सरफेस को, तो इनमें से आवाज आती है ना, रिंगिंग साउंड होती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सोनोरस। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चालक होते हैं ये, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए चालन करते हैं। यहीं पर हम मेल्टिंग पॉइंट की भी अगर हम बात करें, यहीं पर हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक बिंदु, यानी कि जिस पॉइंट पर जो भी सब्सटेंस है वो पिघलना शुरू हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब जैसे हमने पढ़ा कि हार्ड होते हैं, तो जो चीज़ हार्ड होगी उसको पिघलने में टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे हम उसकी आयरन की बात करें, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस, इमेजिन कीजिए। ठीक है, लेकिन वहीं हमारे पास एक्सेप्शन क्या होता है, गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको अगर हम अपनी हथेली पर रख लेंगे तो वहां पर भी वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर हमने हार्ड की बात की, सॉलिड स्टेट में होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड स्टेट में ही हमें मिलेगा। क्लियर। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गई हमारी मेटल्स की। अब अगर हम नॉन मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। नॉन मेटल्स देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स मेनली क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड डल होते हैं। जैसे कोयला है, सल्फर है ना। कंपैरेटिवली जैसे मेटल की, लोहे की हम बात करें और कोयले की हम बात करें तो कंपैरेटिवली तो सॉफ्ट ही है ना, डल है, ना चमक भी नहीं है इसके अंदर। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल मतलब भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक चोट करते ही ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, पाउडर बन जाता है इनका। ठीक है, और सोनोरस भी नहीं होते, इनसे किसी तरह की आवाज नहीं आती है। पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं की जा सकती। ये मैलिएबल नहीं होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और सोनोरस भी नहीं होते हैं। ये सारी चीजें जो है मतलब हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं, वो चीजें यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए अब हम केमिकल यानी कि रासायनिक गुणों की हम बात करेंगे। रासायनिक गुण मतलब कि अलग अलग केमिकल से रिएक्शन करने पर ये क्या देते हैं, क्या शो करते हैं, कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिएक्शन विद
ऑक्सीजन, यानी कि जो भी मेटल्स हैं, दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों, यहाँ हम साथ साथ पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, when burnt in oxygen form their oxides, अपने अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। Oxides of metals are basic in nature, while that of non-metals are generally acidic in nature। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स बन जाते हैं वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, तो ये क्या है हमारा, मेटल। और वही सल्फर नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या है, एसिडिक है नेचर में। यही अगर हम आयरन की बात करें, जैसे आयरन Fe होगा इसका सिंबल, अगर हम इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, साथ ही हमें इसमें थोड़ा वाटर भी लेना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 3.H2। ठीक है, तो ये जो आयरन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लेता है, ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, लेकिन जब साथ ही इसको कोई मॉइस्चर मिल जाती है, नमी मिल जाती है, तो ये नमी भी इसके साथ एक तरीके से जुड़ जाती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, रस्ट। देखा है आपने, जंग लगना, जब लोहा गीला हो जाता है, हम लोहे को पेंट करके रखते हैं, सावधानी से रखते हैं, गीले में नहीं रखते, तो ये क्या है, जंग लग जाती है इसको। ठीक है, रस्टिंग, क्लियर। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। अब जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं वाटर के साथ में। जैसे सबसे पहले हम सोडियम की ही बात लें, तो सोडियम क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करके अपना क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, ये गैस रिलीज हो रही है। अब वहीं अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन यहाँ ये जो वाटर है हम कैसा लेंगे, जो मैग्नीशियम है माइल्ड, जो कोल्ड वाटर है, इसके साथ तो बहुत आराम से काम करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन वहीं अगर हॉट वाटर अगर हम ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये तेजी के साथ वाइब्रसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा, ठंडा पानी है, गर्म पानी है। वहीं अगर हम जिंक और आयरन की अगर हम बात करें, तो दे नीदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर, ना तो ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे। लेकिन ये जो स्टीम होती है, माइल्डली विद स्टीम जनरेटेड, जो है ना, बॉइलिंग के दौरान जो स्टीम होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो है तो पानी की ही फॉर्म है ना, चाहे स्टीम है, चाहे वो ठंडा पानी है, चाहे वो गर्म पानी है। तो जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लियर, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फिर से एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन है फॉस्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और बहुत ज्यादा तेजी के साथ अगर ये एयर के साथ मिल जाए तो आग पकड़ लेता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसको आग से बचाने के लिए हम इसको कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो उसको फास्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो आग लगने से बच सके। क्लियर, तो ये हो गया रिएक्शन विद वाटर। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। जो मेटल्स हैं वो ये यहाँ पर आएगा डाइल्यूट। जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल सॉल्ट बना लेते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। क्लियर, जैसे मेटल क्लोराइड बन जाएगा, हम कोई भी मेटल ही डाइल्यूट एसिड अगर हम ले लेते हैं, जैसे HCl अगर हम लें तो क्या बन जाएगा, अगर हमने मान लीजिए सोडियम लिया,
है ना। तो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना साल्ट बना लेगा, ये NaCl साल्ट बन गया इसका, और साथ में क्या हुआ, H2 गैस रिलीज हुई। इसको हम बैलेंस कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साल्ट, क्लियर, ये हो गया। और जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों रिएक्ट करते हैं और अपने अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। वाटर के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। एसिड्स के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और अपने साल्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, मेटल साल्ट बन जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। अब रिएक्शन विद बेसिस, जब बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगी, फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्लियर। और वहीं हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हालांकि इसको हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, डिस्प्लेस मतलब प्लेस चेंज कर देना। तो जब कोई भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या स्ट्रॉन्ग हम कहें एलिमेंट होगा या मेटल होगा, वो अपने से कम स्ट्रॉन्ग मेटल को क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा। अभी जो पावरफुल है वो क्या करेगा, दूसरे को धक्का देके खुद उसकी जगह आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देता है, ठीक है। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मेटल्स को हम देख रहे हैं मशीनरी में, है ना, मशीन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन्स में, प्लेन्स में, सैटेलाइट्स हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, कुकिंग स्टेंसिल्स हैं, वाटर बॉयलर्स हैं, और भी बहुत सारी जगह है ना, वो सब जगह यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स को अगर हम देखें, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें तो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। क्लोरीन को जैसे वाटर प्यूरिफायर की तरह यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें क्लोरीन वाटर प्यूरिफायर हमने पढ़ लिया, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग इनकी यूजेस हो गए। मेटल्स में भी जैसे हम कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आयरन को हम कास्टिंग वर्क में यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम को भी इलेक्ट्रिकल वायर्स में, केबल्स में यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल है, इनको भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस, गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स में हम यूज़ करते हैं, है ना। यहीं पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए जो रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं ना, रिएक्टिविटी मतलब जो ये केमिकल्स जो मेटल्स हैं हमारे, वो कितने रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं। तो ये भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि कौन सा मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा है कम रिएक्टिव। मेटल्स जब हम देखते हैं तो हमने यही पढ़ा है कि मोस्टली मेटल्स हैं, सभी मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन बिस्मिथ जो है, बिस्मिथ की हम बात करें ना, यहीं पर जो देखिए जो चीज़ें जैसे जैसे ध्यान आती जाती हैं वैसे वैसे हम लिखते हैं। तो बिस्मिथ जो है वो एक बैड कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है। वहीं अगर हम सिल्वर, अभी जैसे सिल्वर और गोल्ड से ही ध्यान आया था, सिल्वर और गोल्ड जो है ये बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। बताइए अगर हमारे घर में चांदी और सोने की तारें लगी हों, वाह क्या बात है ना, लेकिन संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मोर डक्टाइल है। तो गोल्ड और सिल्वर को हम वायरिंग के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन जो कॉन्टैक्ट है पॉइंट्स इनके, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के या स्विचेस के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ कहीं कहीं इनको यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट्स को कैरी करने के लिए क्या किया जाता है, कॉपर वायर को यूज़ किया जाता है, सभी हम जानते हैं, है ना। जगह जगह हमें कॉपर के वायर्स नजर आते हैं। तो ये हो गया इनका कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ भी इनका जो यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस। तो अब अगर हम देखें, एक और टर्म हमारे पास में आती है जिन्हें हम कहते हैं एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? देखिए ये होमोजीनियस मेटालिक सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजीनियस मेटालिक सॉल्यूशंस।
मतलब एक जैसे, एक समान प्रॉपर्टीज वाले मेटल्स को या दो एलिमेंट को जब आपस में मिला दिया जाता है, तब जो नया एलिमेंट या नया सब्सटेंस हमारे सामने आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, एलॉय कह देते हैं। और जो है वन ऑफ द एलिमेंट इन द एलॉय इज एसेंशियली अ मेटल, यानी कि एक तो दोनों, जैसे हम 2 की 3 की 4 की बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक तो कम से कम मेटल होना जरूरी ही है। और इसके अलावा जो है नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। और एलॉय यूज क्यों किए जाते हैं, जो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, टफनेस को बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए हम एलॉय बनाते हैं। और एलॉयज जो होते हैं वो हार्डर होते हैं, टफर होते हैं, स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं ज़्यादा होते हैं, कोरोजन के रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि कोरोजन जो है इनमें जल्दी से नहीं होता, इनर्ट होते हैं, इनर्ट मतलब लेस रिएक्टिव जैसे हम कह सकते हैं, मतलब जो रिएक्शन नहीं करते जल्दी से, क्लियर, तो ये होते हैं। इसके अलावा फेरस एलॉय जो हम देखें तो इसमें आयरन जो है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, तो इसे फेरस एलॉय कह देते हैं। नॉन फेरस एलॉयज भी होते हैं, तो फेरस और नॉन फेरस एलॉय ही हम मेनली कहते हैं। फेरस क्या होगा, जिसमें मेनली आयरन होगा, और नॉन फेरस जिनमें आयरन मेनली नहीं होगा, दूसरे होंगे। जैसे नॉन फेरस के अंदर हम पढ़ सकते हैं, जैसे अल्निको है, अल्निको यूज किया जाता है, मैग्नीशियम है ना, बड़े अजीब अजीब से नाम आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये बस आपको जानकारी होनी चाहिए, कहीं आप पढ़ लें तो आपको पता होना चाहिए। चलिए कॉमन नाम आपको बता देती हूँ, ब्रॉन्ज सुना है आपने, है ना, ब्रॉन्ज। ब्रेस जानते हैं आप, जो हमारे पास में आ जाती हैं, स्टैचूज बने हुए आते हैं, ज्वेलरी बनी आती है। सिल्वर है, ये भी हालांकि मेटल ही हो गया, ठीक है। तो गन मेटल हम कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन फेरस। फेरस, ठीक है, मेटल की हम बात नहीं करें, फेरस और नॉन फेरस की हम बात करें, इसमें आयरन कंटेंट नहीं है ना, तो सिल्वर में आयरन कंटेंट नहीं होता। तो ये हो गए हमारे एलॉयज। तो चलिए यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, इसमें हमने ये पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने हार्डनेस की बात की, लश्रस, सोनोरस, ब्रिटल हैं, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, कैसे हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा, और एक्सेप्शन साथ के साथ हमने पढ़े। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो हमने रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेस, अलग अलग जो है इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। तो आई होप ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सा सिंपल सा टॉपिक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करें, वीडियोज़ देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएं आप कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आपको बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप वॉचिंग, थैंक यू।